नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुकसार, एक ऐसा मंच जहां हर किताब से मिलता है जीवन बदलने वाला सार। आज हम जिस पुस्तक का सार लेकर आए हैं वह केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और जीने के लिए है। तो आइए शब्दों की इस यात्रा में हमारे साथ चलिए और जानिए क्या सिखाती है ये अनमोल किताब, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जो सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक कला है, वो कला जो हर व्यक्ति में छुपी हुई है, बस उसे तराशने की जरूरत होती है। क्या आपने कभी किसी वक्ता को मंच पर बोलते देखा है और सोचा है, काश मैं भी ऐसे आत्मविश्वास से बोल पाता? क्या आपको लगता है कि बोलना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका जन्म मंच के लिए हुआ है? अगर हाँ, तो आज से ये भ्रम मिटा दीजिए। यह कहानी उस यात्रा की है जिसमें एक आम व्यक्ति अपने डर, घबराहट और असहजता को पार करते हुए एक प्रभावशाली वक्ता बन जाता है। यह किताब डेल कार्नेगी और जोसेफ बर्ज ईसन की रचना है और हम इस यात्रा को हिंदी में इस प्रकार समझेंगे कि हर शब्द आपकी जुबान पर उतर जाए और हर विचार आपके आत्मविश्वास को जगा दे। भाग 1, बोलने का डर और आत्मविश्वास की खोज। मंच पर खड़ा होना, सैकड़ों लोगों की निगाहें अपने ऊपर महसूस करना और फिर बोलने की हिम्मत जुटाना, यह हर किसी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन वक्ता भी कभी डरे थे? इस किताब का पहला पाठ यही सिखाता है, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन उसे झेलकर भी आगे बढ़ना ही असली बहादुरी है। लेखक कहते हैं, जब तक आप बोलने से पहले खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप दूसरों को भी प्रभावित नहीं कर सकते। कभी कभी डर सिर्फ एक भ्रम होता है, एक मानसिक जाल, जिसे तोड़ने के लिए बस एक छोटा कदम चाहिए। वह पहला कदम है तैयारी। इसलिए अगर आप भी बोलने से डरते हैं कि तो यह समझ लें कि यह डर स्थायी नहीं है। यह डर आपके अभ्यास, भाव और आत्म मूल्यांकन से धीरे धीरे गायब हो सकता है। भाग 2, तैयारी की ताकत, वक्ता का अदृश्य हथियार। एक अच्छा वक्ता बनने की दिशा में सबसे पहला और सबसे अहम कदम है तैयारी। डेल कार्नेगी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जितनी गहराई से आप विषय को समझेंगे, उतनी ही आसानी से आप उसे व्यक्त कर पाएंगे। अगर आपने विषय को महसूस किया है, जाना है, उस पर चिंतन किया है, तब वह सिर्फ एक भाषण नहीं रहेगा, वह आपकी सोच बन जाएगी। और जब कोई अपनी सोच को बोलता है, तब वह सच बोलता है, और सच सीधे दिल तक पहुंचता है। तैयारी सिर्फ तथ्य इकट्ठा करना नहीं है, यह उस सोच की यात्रा है जहां आप सवाल पूछते हैं, यह क्यों महत्वपूर्ण है? इससे सामने वाले की जिंदगी कैसे बदल सकती है? अगर मैं श्रोता होता तो क्या मुझे यह सुनना पसंद आता? ये आत्म परीक्षण ही वक्ता को गहराई देता है, और गहराई ही विश्वास पैदा करती है। लेखक यह भी बताते हैं कि तैयार रहने से आत्मविश्वास आता है। अगर आप मंच पर जा रहे हैं और आपके मन में यह स्पष्ट है कि आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक अलग चमक आ जाती है। वह चमक सामने वालों को दिखाई देती है। भाग 3, बोलने की भाषा, सरलता, स्पष्टता और सजीवता। एक अच्छा वक्ता हमेशा जटिल शब्दों से नहीं, बल्कि सरल और भावनाओं से भरे शब्दों से बोलता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि श्रोता आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं ले रहे, वे आपके अनुभव, आपके दृष्टिकोण और आपकी सच्चाई से जुड़ना चाहते हैं। इसीलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए जैसे कोई दोस्त से बात कर रहा हो। किताब में एक जगह बताया गया है कि महान वक्ता वही होते हैं जिनकी बातों में दिल की गहराई और आंखों की सच्चाई होती है। साधारण भाषा में असाधारण विचार कहना, यही असली कला है। अगर आप किसी जटिल बात को बच्चों को समझा सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने सच में उसे समझा है। साथ ही लेखक बताते हैं कि शब्दों में चित्र खींचने की क्षमता होनी चाहिए। जब आप बोलें तो सामने वाला उसे देख सके, महसूस कर सके, जैसे एक सूखा पत्ता हवा में कांपता हुआ जमीन पर गिरा। यह वाक्य सिर्फ जानकारी नहीं देता, वही यही चाहिए बोलने में दृश्य रचना। बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, परंतु उससे पहले आपसे निवेदन कि यदि
अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल बुकसार को अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं। हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। भाग 4। आवाज का जादू सिर्फ क्या कहा नहीं, कैसे कहा। बोलने का असर केवल शब्दों से नहीं, गुणवत्ता से भी आता है। लेखक इस हिस्से में बताते हैं कि आवाज का उतार चढ़ाव, ठहराव और लय कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक ही बात अगर भावहीन होकर कही जाए तो वह असर नहीं करती, लेकिन वही बात अगर जोश, ठहराव और समर्पण के साथ कही जाए तो वह लोगों की आत्मा को छू जाती है। उदाहरण के लिए, हम आजाद होंगे को अगर सपाट तरीके से कहें तो यह एक सामान्य वाक्य है, लेकिन अगर इसे थोड़ा जोश के साथ कहा जाए, हम आजाद होंगे, तो यह एक आंदोलन बन सकता है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि एक वक्ता को अपनी आवाज को पहचानना और उसमें बदलाव लाना सीखना चाहिए। हर लाइन में एक भावना होनी चाहिए, हर शब्द जैसे दिल से निकला हो। भाग 5। शरीर की भाषा, हाव भाव, आंखों का संपर्क और मंच पर उपस्थिति। आप जो नहीं कहते वह भी बहुत कुछ कहता है। डेल कार्नेगी इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि बोलने की कला सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि आपका शरीर, आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपके हाथ सब मिलकर एक संपूर्ण संप्रेषण करते हैं। जब आप मंच पर खड़े होते हैं तो आपका आत्मविश्वास सिर्फ आपकी आवाज से नहीं, आपकी चाल, खड़े होने के ढंग और आंखों के संपर्क से भी झलकता है। अगर आपकी आंखें इधर उधर भटक रही हैं, आप बार बार मंच के एक कोने में ही खड़े रहते हैं, या आपके हाथ निरर्थक हिलते हैं, तो यह दर्शकों को आपकी बात से जोड़ने के बजाय भ्रमित कर सकता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में अपने विचारों में डूबे हुए हैं, अगर आप उस क्षण को पूरी तरह जी रहे हैं, तो आपके शरीर की भाषा स्वतः सही हो जाती है। आंखों से संपर्क बनाना बहुत जरूरी है। एक वक्ता को ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए जैसे वह बस हवा में बात कर रहा है। उसे हर श्रोता को महसूस कराना चाहिए कि मैं तुमसे कह रहा हूं। शरीर के हाव भाव स्वाभाविक होने चाहिए, नाटकीय नहीं। हाथ केवल तब हिलने चाहिए जब वह विचार को मजबूती दे। सिर का झुकाव, होठों का हल्का उठना, मुट्ठी का बंद होना, ये सब अगर सही समय पर हो तो शब्दों से कहीं ज्यादा असर डालते हैं। भाग 6। उद्घाटन और समापन की शक्ति। पहली और आखिरी छाप। किसी भी भाषण का सबसे प्रभावशाली हिस्सा होता है शुरुआत और समापन। डेल कार्नेगी कहते हैं कि यदि शुरुआत में आप श्रोताओं का ध्यान नहीं खींच पाए तो आगे की बातों का असर कम हो सकता है, और अगर अंत फीका रहा तो आपकी पूरी प्रस्तुति की चमक धुंधली हो सकती है। इसलिए शुरुआत को शक्तिशाली बनाना चाहिए। आप किसी सवाल से शुरुआत कर सकते हैं, आए कि क्या आपने कभी सोचा है कि, या किसी अनुभव से, कुछ साल पहले मेरे साथ एक घटना हुई जिसने मेरी सोच बदल दी। या कोई चौंकाने वाला तथ्य। हर तीसरे व्यक्ति को बोलने से डर लगता है, लेकिन क्या हो अगर वह डर ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाए। ऐसे आरंभ से दर्शक तुरंत जुड़ते हैं, और समापन वह आखिरी प्रभाव छोड़ता है जो लंबे समय तक याद रहता है। अंत में एक प्रेरक विचार, एक गहरी पंक्ति, एक आह्वान वह दर्शकों को सोचने, महसूस करने और कुछ बदलने पर मजबूर कर देता है। याद रखिए, जो आखिरी बात आप बोलते हैं वही बात सबसे देर तक लोगों के दिल में रहती है। भाग 7। आत्मविश्लेषण और निरंतर सुधार। एक बेहतर वक्ता बनने की यात्रा। जब कोई व्यक्ति पहली बार मंच पर खड़ा होता है तो वह परिपूर्ण नहीं होता। डेल कार्नेगी इस भाग में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक महान वक्ता बनने की दिशा में सबसे जरूरी कदम है स्वयं का मूल्यांकन। हर भाषण, हर प्रस्तुति एक अवसर होती है सीखने का। जब आप बोलते हैं तो बोलने के बाद खुद से पूछिए, क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मैं भावनात्मक रूप से जुड़ पाया? कि ये क्या मेरे शब्दों का असर पड़ा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं खुद संतुष्ट था? ये प्रश्न आपको एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाते हैं।
लेखक बताते हैं कि आप अपने भाषण को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, दूसरों से प्रतिक्रिया मांग सकते हैं। लेकिन सबसे प्रभावशाली फीडबैक वो होता है जो आपका दिल देता है, जब आप सच के साथ बैठते हैं और खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, क्या मैं बेहतर कर सकता हूं? इसके साथ साथ अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है। हर महान वक्ता ने मंच पर आने से पहले अकेले कमरे में शीशे के सामने घंटों तक खुद से बात की है। अभ्यास सिर्फ रटने के लिए नहीं, बल्कि अपने विचारों को आकार देने के लिए किया जाता है। जब आप बार बार एक ही विषय को अलग अलग ढंग से बोलते हैं तो उसमें नया जीवन आता है। आप खुद अपने शब्दों से प्रेरित होने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब आप एक वक्ता से संप्रेषक बनते हैं, एक विचार वाहक। भाग 8, दर्शकों को समझना संवाद नहीं, संबंध की शुरुआत। किसी भी वक्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है यह समझना कि सामने कौन बैठा है। डेल कार्नेगी इस अध्याय में कहते हैं कि एक अच्छा वक्ता सिर्फ बोलता नहीं, महसूस करता है। वह अपनी बात को इस तरह ढालता है कि वह सामने वाले के मन को छू सके। अगर आपके सामने छात्र हैं तो उदाहरण ऐसे दें जो उनकी जिंदगी से जुड़े। अगर आप प्रोफेशनल्स से बात कर रहे हैं तो समस्याओं और समाधान के उदाहरण दें। अगर आप आम जनता से बात कर रहे हैं तो भाषा सरल रखें और भावनात्मक गहराई से कहें। हर श्रोता अपने साथ कुछ सवाल, कुछ पीड़ा, कुछ उत्साह लेकर आता है। अगर आप यह जान लें कि वे क्या महसूस कर रहे हैं तो आपकी बात सीधे उनके दिल तक पहुंचेगी। डेल कार्नेगी यह भी बताते हैं कि सुनना वक्ता की सबसे अनदेखी परंतु आवश्यक कला है। जब आप श्रोताओं की आंखों, उनके हाव भाव, उनकी प्रतिक्रियाओं को महसूस करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आपकी बात कहां तक पहुंची है। तब आप जरूरत के अनुसार अपनी गति बदल सकते हैं, शब्दों का चयन बदल सकते हैं और यहीं से संवाद की शुरुआत होती है। भाग 9, प्रेरणादायक वक्तृत्व शब्द जो दिल को हिला दें। डेल कार्नेगी इस भाग में हमें सिखाते हैं कि सिर्फ बोलना ही पर्याप्त नहीं होता, प्रेरित करना एक उच्चतर स्तर है। हर महान वक्ता में एक विशेषता होती है, वह अपने श्रोताओं को केवल जानकारी नहीं देता, वह उनके भीतर एक चिंगारी जलाता है। वह उन्हें केवल यह नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि यह भी बताता है कि क्यों करना है और वह क्यों इतना आवश्यक है। लेखक बताते हैं कि प्रेरणादायक भाषणों में सबसे अहम चीज होती है भावनात्मक जुड़ाव। जब आप किसी गहरी मानवीय भावना को छूते हैं, जैसे उम्मीद, संघर्ष, प्रेम, बलिदान या आत्मविश्वास, तो आपकी बातें आत्मा में उतरती हैं। ऐसे वक्ता जो प्रेरित करते हैं वे आमतौर पर स्वयं की कहानियां, वास्तविक उदाहरण और संघर्षों के बीच निकली सीखें साझा करते हैं। उनकी बातें पढ़ी हुई बातें नहीं होती, वे जी हुई सच्चाइयां होती हैं। आपने देखा होगा जब कोई वक्ता अपने जीवन की कठिनाइयां बताता है और बताता है कि कैसे उसने डर को हराया, हार को स्वीकारा और फिर उठकर चला, तो पूरा श्रोता मंडल एक अजीब सी ऊर्जा से भर जाता है। यही है प्रेरक भाषण की आत्मा। डेल कार्नेगी हमें यह भी समझाते हैं कि प्रेरणा देना एक जिम्मेदारी है। आप किसी को कुछ करने को कह रहे हैं तो पहले खुद उसके लिए तैयार हों, ईमानदार हों। शब्दों की शक्ति तभी होती है जब वक्ता उन पर खुद भी विश्वास करता है। भाग 10, विफलताओं से डरना नहीं, मंच पर गलतियां भी सीखने का हिस्सा है। जब कोई वक्ता मंच पर गलती करता है, कुछ भूल जाता है, रुक जाता है, शब्द अटक जाते हैं, तो वह क्षण शर्मिंदगी का नहीं, मानवता का क्षण होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि गलतियां करना, असहज होना, रुक जाना, यह सब बोलने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि श्रोता आपको माफ कर देते हैं अगर आप खुद को माफ कर दें। सबसे खराब स्थिति तब आती है जब वक्ता मंच पर एक छोटी सी गलती को अपने मन में बड़ा बना लेता है। वह खुद से लड़ता है, सोचता है अब क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, और यहीं से उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है।
लेकिन लेखक सलाह देते हैं, अगर गलती हो जाए तो स्वीकार करें, मुस्कुराएं और आगे बढ़ें। ये आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। याद रखिए, लोग उस बात को ज्यादा याद रखते हैं जिसे आपने पूरे दिल से कहा, न कि उस पंक्ति को जिसे आप भूल गए। भाग 11, अभ्यास की दिनचर्या और मानसिक तैयारी। रोज के छोटे प्रयास। डेल कार्नेगी इस भाग में जोर देकर कहते हैं कि कोई भी वक्ता रातों रात महान नहीं बनता। हर सफल वक्ता के पीछे होता है एक अनुशासित अभ्यास, एक स्पष्ट मानसिक तैयारी और निरंतर सीखने की इच्छा। लेखक मानते हैं कि अगर आप बोलने में पारंगत होना चाहते हैं तो हर दिन कुछ न कुछ बोलना जरूरी है, भले ही वह बोलना दर्पण के सामने हो या दोस्तों के साथ या किसी छोटे समूह में। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना सहज महसूस करेंगे। यहाँ कुछ आदतें बताई गई हैं जो हर नए या पुराने वक्ता को अपनानी चाहिए। दर्पण अभ्यास। रोज कुछ मिनट खुद से बात कीजिए, किसी विषय पर बोलिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए। रिकॉर्डिंग का विश्लेषण। अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनिए, कहाँ ज्यादा तेज बोले, कहाँ भावना की कमी रही, उसे पेशी पर पहचानिए। पढ़ना और बोलना एक साथ। कोई किताब पढ़िए और उसे जोर से बोलकर पढ़िए, इससे स्पष्टता आती है। कल्पनाओं के दृश्य बनाना। जब भी आप किसी विषय पर सोचें, उसे एक कहानी, दृश्य या अनुभव की तरह सोचिए। इससे आपकी प्रस्तुति में गहराई आती है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है मानसिक तैयारी। लेखक बताते हैं कि मंच पर उतरने से पहले सिर्फ शब्दों की तैयारी नहीं होनी चाहिए, मन की स्थिति भी शांत और प्रेरित होनी चाहिए। आप कोई युद्ध नहीं लड़ने जा रहे, आप संवाद करने जा रहे हैं। इसलिए मंच पर जाने से पहले कुछ पल खुद से जुड़िए, अपनी सांसें गिनिए, मुस्कुराइए और यह याद रखिए कि आप वहां किसी को बदलने, जगाने और प्रेरित करने जा रहे हैं। भाग 12, मंच पर आने से पहले अंतिम क्षणों की तैयारी और डर पर नियंत्रण। मंच पर आने से ठीक पहले जो क्षण होते हैं वे सबसे नाजुक होते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, यही वे पल होते हैं जब डर सबसे अधिक होता है, दिल की धड़कनें तेज होती हैं, हाथों में पसीना आता है और मन में सवाल उठते हैं, अगर मैं भूल गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर आवाज न निकली तो। लेकिन लेखक इस डर को सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। वे बताते हैं कि डर का मतलब है आपके भीतर कुछ महान करने की तीव्रता है। इस डर को दबाने की नहीं, रूपांतरित करने की आवश्यकता है। डेल बताते हैं कि मंच पर जाने से पहले इन छोटी छोटी चीजों से डर कम होता है। अपने पहले वाक्य को 2 बार मन में बोलना, 1 बार गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मुझे यह करना है। मंच पर आने के बाद पहले 1 सेकंड के लिए श्रोताओं को देखना और फिर बोलना शुरू करना। करिए अपने बस वाक्य में पूरा आत्मविश्वास डाल देना, क्योंकि अच्छी शुरुआत अच्छे बहाव की ओर ले जाती है। वे कहते हैं कि हर मंच, हर भाषण, हर प्रस्तुति आपके विकास की सीढ़ी है। भाग 13, वक्तृत्व की नैतिकता जब शब्द एक जिम्मेदारी बन जाए। डेल कार्नेगी इस भाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाते हैं, एक वक्ता की नैतिक जिम्मेदारी। कई बार वक्ता शब्दों के प्रभाव को केवल प्रभावशाली बोलने के चश्मे से देखते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं शब्द केवल मनोरंजन या प्रभावित करने के लिए नहीं होते, वे लोगों की सोच, भावना और निर्णयों को बदल सकते हैं। इसलिए हर वक्ता को यह समझना चाहिए कि आप जो बोलते हैं उसका असर सामने वालों पर क्या पड़ सकता है। अगर आप मंच से डर फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तो यह सिर्फ श्रोताओं से नहीं, अपने पेशे से भी धोखा है। डेल कार्नेगी जोर देते हैं कि एक सच्चे वक्ता को चाहिए कि वह
ईमानदारी से बोले, जो कहे उसमें खुद भी विश्वास रखे और कभी किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ न करे। अगर आप किसी के दिल को छू सकते हैं तो आप उसकी जिंदगी भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने शब्दों का दुरुपयोग करें तो वही शब्द किसी के लिए भ्रम, पीड़ा या गलत निर्णय का कारण बन सकते हैं। लेखक कहते हैं कि वक्तृत्व केवल कला नहीं, एक सेवा है। जिस दिन आप बोलते समय यह महसूस करने लगें कि मैं यह बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यह सामने वाले के लिए मूल्यवान है, उसी दिन आप वक्तृत्व की सच्ची राह पर हैं। भाग 14, शब्दों का चयन, वाक्य जो छाप छोड़ते हैं। एक वक्ता वही बात कह सकता है जो हजारों ने पहले कही हो, लेकिन अगर वह उसे कहने का ढंग बदल दे तो वही बात एक नया असर छोड़ जाती है। डेल कार्नेगी इस अध्याय में बताते हैं कि शब्दों का चयन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विषय का चयन। कभी कभी दो वाक्य एक ही अर्थ रखते हैं, लेकिन एक वाक्य दिल छू जाता है और दूसरा बस कान से निकल जाता है। उदाहरण के लिए, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। यह एक सामान्य सलाह है, लेकिन अगर आप कहें जब आप अकेले हों और कोई न देख रहा हो, तब भी अगर आप वही करें जो सही है, तो आप सच में ईमानदार हैं। तो यह वाक्य केवल सूचना नहीं, प्रेरणा देता है। लेखक सिखाते हैं कि शब्दों में भाव गीत होना चाहिए, भाव जिससे बात दिल से निकले, चित्र जिससे श्रोता कल्पना कर सके, संगीत जिससे शब्द कानों को छू जाएं। अच्छे वक्ता केवल सूचनाएं नहीं देते, वे शब्दों से दृश्य गढ़ते हैं, भावनाएं जगाते हैं और विचारों को जीवित करते हैं। इसलिए हर बार जब आप कोई भाषण तैयार करें तो शब्दों की शक्ति को समझें। अपने वाक्यों को एक बार बोलकर महसूस करें, क्या उनमें वह आग है जो दिलों को जगा सके। भाग 15, वक्तृत्व और नेतृत्व जो बोल सकता है वह दिशा भी दे सकता है। डेल कार्नेगी इस अध्याय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। हर प्रभावशाली नेता एक कुशल वक्ता होता है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालिए, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। ये सब नेता सिर्फ इसलिए प्रेरक नहीं थे कि उनके पास सत्ता थी, बल्कि इसलिए कि वे लोगों से बात कर सकते थे, उन्हें जगा सकते थे। नेतृत्व का मूल है प्रभाव, और प्रभाव पैदा होता है शब्दों से। एक सच्चा नेता अपने विचारों को लोगों तक ऐसे पहुंचा सकता है कि वे केवल समझें ही नहीं, उसमें अपना भविष्य भी देखें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि वक्तृत्व और नेतृत्व एक दूसरे के पूरक हैं। एक वक्ता अगर अपने विचारों को स्पष्टता से, सच्चाई से और विश्वास के साथ सामने रखता है तो लोग उसके पीछे चलने लगते हैं, वह नेता बन जाता है। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि किसी भी संस्था, समूह या देश को दिशा देने के लिए एक विचार और उस विचार को कहने की ताकत चाहिए। नेता वही होता है जो न सिर्फ लोगों को दिशा दिखाए, बल्कि उन्हें यह भी महसूस कराए कि वे इस दिशा का हिस्सा हैं। इसलिए अगर आप नेतृत्व की यात्रा पर हैं तो वक्तृत्व की कला को सीखना अनिवार्य है। भाग 16, सवालों का सामना, संवाद की शक्ति। कई बार मंच पर ऐसा होता है कि आप बोल चुके होते हैं और सामने से सवाल आता है, कभी आसान, कभी चुभता हुआ, कभी विरोधी विचारों वाला। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सवाल जवाब का सबसे बड़ा अवसर होते हैं, यह वक्ता की असली परीक्षा होती है। अगर आप घबरा जाते हैं तो आपकी छवि प्रभावित हो सकती है, लेकिन अगर आप शांति, धैर्य और स्पष्टता से उत्तर देते हैं तो आपकी बात और मजबूत हो जाती है। लेखक सुझाव देते हैं कि सवाल को ध्यान से सुनिए, बीच में न टोकिए, दोबार उत्तर न पता हो तो स्वीकार कीजिए, यह अच्छा सवाल है, मैं इसकी जांच करूंगा। तर्क से, शिष्टता से और सम्मान पूर्वक उत्तर दें। कभी भी सवाल पूछने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। याद रखिए, आप मंच पर ज्ञान बांटने नहीं, संवाद करने आए हैं, और संवाद तब पूरा होता है जब आप सुनने की कला में भी पारंगत हों। भाग 17, वक्तृत्व की आत्मा, उद्देश्य और विचार का उजाला। डेल कार्नेगी इस अंतिम
लेकिन अत्यंत गहन भाग में हमें याद दिलाते हैं कि बोलना सिर्फ बोलना नहीं है, यह एक माध्यम है परिवर्तन का। अगर आप मंच पर खड़े हैं तो आपके पास केवल शब्द नहीं बल्कि सोच को दिशा देने की शक्ति है, और यह शक्ति तभी सार्थक होती है जब आपके वक्तृत्व का कोई उद्देश्य हो। लेखक कहते हैं कि हर भाषण के केंद्र में एक सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। क्या आप किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी को सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं, या किसी को जीवन की ओर एक नया दृष्टिकोण देना चाहते हैं? बिना उद्देश्य के वक्तृत्व सिर्फ शोर होता है। जब आप मंच पर सच्चे उद्देश्य से जाते हैं तो आपकी आवाज में एक गहराई होती है, आपके शब्दों में एक ईमानदारी होती है और आपकी नजरों में एक स्पष्ट दिशा होती है। साथ ही लेखक कहते हैं कि सच्चाई ही वक्तृत्व का सबसे बड़ा स्तंभ है। आप जो नहीं है उसका अभिनय मंच पर ज्यादा देर नहीं टिकता। अगर आप भीतर से सच्चे हैं तो आपकी खामियां भी ताकत बन जाती हैं। श्रोता आपके परफेक्शन से नहीं, आपकी सच्चाई से जुड़ते हैं। डेल कार्नेगी यह भी मानते हैं कि वक्तृत्व सिर्फ एक कौशल नहीं, यह विचार का उजाला फैलाने का यंत्र है। आपके शब्द किसी के जीवन में रोशनी बन सकते हैं, किसी के भ्रम को साफ कर सकते हैं, किसी के भीतर विश्वास जगा सकते हैं। इसलिए जब आप बोलें तो यह याद रखें, आपके शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां एक सामान्य व्यक्ति डर और संकोच से शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे अपने भीतर के आत्मविश्वास को पहचानता है, अपने विचारों को तराशता है और मंच पर खड़ा होकर एक प्रेरणा बन जाता है। यह किताब सिर्फ बोलना नहीं सिखाती, यह हमें सुनना, महसूस करना, जुड़ना और बदलना सिखाती है। अगर आप इस यात्रा पर निकल चुके हैं तो याद रखें, अभ्यास आपकी ढाल है, सच्चाई आपकी तलवार है और उद्देश्य आपकी दिशा है। आप में वह हर गुण है जो एक प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए चाहिए। अब बस जरूरत है अपने डर को दोस्त बनाने की, अपने शब्दों में जान डालने की और उस मंच की ओर पहला कदम बढ़ाने की जहां लोग नहीं, संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था आज की किताब का सार, एक संदेश जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। हमसे जुड़ने के लिए चैनल बुकसार को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर किताब बोलती है।